अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। हाज़िर हूँ एमएफ इंग्लिश सेंटर से। तो स्टूडेंट, आज जो है हम फ़िज़िक्स का जो है वो चैप्टर नंबर 1 करेंगे। तो चैप्टर नंबर 1 जो है वो फ़िज़िक्स का वो है इंट्रोडक्शन। तो इसके जो है हम इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो कि पेपर में आ सकते हैं वो करेंगे, और आज जो है आपको मैं वो एमसीक्यूज़ बताऊँगा। तो साथ ही साथ मैं आपको एमसीक्यूज़ करवाऊँगा भी और साथ ही साथ सॉल्व भी करवाऊँगा। तो आप जो है वो एमसीक्यूज़ को ध्यान से करिएगा और समझ के करिएगा, और जो मैं बात समझा रहा हूँ उसे समझिएगा, ताकि आपको जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके और बात समझ में आ सके कि ये बात जो यहाँ पर की जा रही है वो क्यों की जा रही है। तो स्टूडेंट, आप जो है वो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने वालों का रेशो बहुत ही ज़्यादा कम है। यानी अगर 10 बच्चे वीडियो देखते हैं तो सिर्फ 2 ही सब्सक्राइब करते हैं, जो कि बहुत कम है। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों में भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आप आगे जो है मैं इसी तरह से वीडियो अपलोड करता रहूँगा, और तमाम के तमाम जो फ़िज़िक्स के चैप्टर हैं उसके इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ आपको दे दूंगा, जिससे तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी आपकी। चाहे आप 9 में हो या मैट्रिक में, एमसीक्यूज़ आपको मिल जाएंगे तो तैयारी अच्छी हो जाएगी और नंबर अच्छे आ जाएंगे आपके। तो जिससे भी आपके नंबर बहुत अच्छे होंगे और तैयारी अच्छी होगी। तो आ जाए, सबसे पहले मैं आपके सामने क्या करता हूँ कि मल्टीपल चूज़ क्वेश्चन आंसर्स हैं हमारे पास, यानी एमसीक्यूज़ हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर में। तो यहाँ पर जो है मैं एमसीक्यूज़ आपको करवाता जाऊँगा और समझाता जाऊँगा। तो स्टूडेंट, चैप्टर है हमारा इंट्रोडक्शन, यानी पहला ही चैप्टर है फिज़िक्स का और चैप्टर नंबर 1 है। तो हमें जो सबसे पहला एमसीक्यू दिया हुआ है, जो कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, वो है द फार्मूला फॉर वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर इज़। तो आपने जो है वो स्फीयर के वॉल्यूम का फार्मूला बताना है। तो आपको पता होगा कि स्फीयर भी एक जो है वो बॉल टाइप होता है, यानी वो जो है 3D सर्कल होता है। सर्कल जो है वो 2D बना हुआ होता है, यानी 2 डायमेंशन में, लेकिन स्फीयर जो है वो 3D होता है। जैसे कि एक बॉल, ये एक स्फीयर है, और एक अर्थ, ये भी एक स्फीयर है। तो आपको जो है वो स्फीयर के वॉल्यूम का फार्मूला आना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर फार्मूला बहुत आसान है। तो इसका जो सही है हमारे पास वो है डी। तो डी जो है इसका बिल्कुल सही होगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये जो आर के साथ 3 लिखा हुआ है ये क्यूब है, इसके ऊपर आएगा पावर है। तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। ए जो है वो सही नहीं है, 3/4 पाई आर ये सही नहीं है। तो इसका जो सही है वो डी ही है। और स्फीयर जो है हमारे पास कोई भी गोल शेप होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया, अर्थ भी एक स्फीयर है। बॉल, चाहे वो फुटबॉल हो, बास्केटबॉल हो, क्रिकेट बॉल, तो ये भी स्फीयर होती हैं। आपको सिर्फ रेडियस पता होना चाहिए, यानी सेंटर से लेकर सरकमफेरेंस तक का कोई भी पॉइंट पता होगा, वहाँ पर आपको रेडियस पता होगा। तो आप रेडियस की वैल्यू इस फॉर्मूले में डालेंगे, आपको पता चल जाएगा कि इस स्फीयर का वॉल्यूम कितना है। इब्ने उल हैतम कंट्रीब्यूटेड टूवर्ड्स। तो इसमें पूछा जा रहा है कि इब्ने उल हैतम ने जो है किस में कंट्रीब्यूट किया था, यानी उन्होंने किस चीज़ में जो है अपना काम किया था, यानी उनकी जो स्टडी थी, उनका जो काम था वो किस चीज़ में ज़्यादा था। तो थर्मल में तो उन्होंने काम नहीं किया था, तो थर्मल इसका नहीं है। और यहाँ पर केमिकल भी नहीं है, और ना ही हमारे पास ए है। तो इसका जो सही है वो है ऑप्टिकल। तो ऑप्टिकल क्या चीज़ होती है? ऑप्टिकल जो ग्लासेस होते हैं हमारे पास, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन होती है ग्लासेस में, उस चीज़ को हम ऑप्टिकल कहते हैं। तो ऑप्टिकल जो है ग्लासेस, जैसे कि हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस, तो इन्हें भी ऑप्टिकल कहा जाता है। तो ये हमारे पास सी इसका सही है। तो जो मैं आपको बात बताऊंगा या जो भी एमसीक्यू समझाऊंगा, साथ ही साथ कॉन्सेप्ट भी आपके क्लियर करूंगा, ताकि रट्टाफिकेशन ना हो। क्योंकि अगर आप 100 एमसीक्यूज़ कर लें और रट्टा मार के कर लें, तो पक्के चांसेस हैं कि पेपर वाले दिन अगर वही 100 एमसीक्यूज़ आ जाएँ तो भी आप गलत करेंगे। क्योंकि आपने जो है वो रट्टा मारा हुआ होगा और कुछ भी समझ नहीं आएगा। लेकिन अगर आप समझ के एमसीक्यूज़ करके जाएंगे, सिर्फ 50 भी, और उसमें से 25 लग जाए, लेकिन जैसे ही आप एमसीक्यूज़ पढ़ेंगे तो बगैर कोई पॉइंट देखे आपको आंसर समझ में आ जाएगा, उसका आप श्योर हो जाएंगे। तो जो है समझ के कॉन्सेप्ट से करें, जो कि कॉन्सेप्ट मैं आपको दे रहा हूँ उससे करें। तो यहाँ पर 3 जो है हमारे पास वो ये है कि ऑल द यूनिवर्स फॉलोज द लॉ ऑफ। तो यहाँ पर हमको कहा जा रहा है कि पूरा यूनिवर्स किसके लॉज को फॉलो करता है? तो नेचर के। तो यही एमसीक्यूज़ एज इट इज़ आपको पता होगा कि मॉडल पेपर में भी था, मैंने सॉल्व कराया, उसमें गलती हो गई। वहाँ मैंने फ़िज़िक्स कहा था, लेकिन इसका फ़िज़िक्स सही नहीं है, इसका है नेचर। तो जितनी भी यूनिवर्स है, दुनिया है, वो नेचर के जो लॉज हैं उसको फॉलो करती है। तो यहाँ पर अब इसको मैं आपको समझा देता हूँ। कुछ इस तरह से है कि गैलीलियो एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने जो है वो टेलीस्कोप बनाया। तो गैलीलियस के तो लॉ को फॉलो नहीं करता पूरा यूनिवर्स। और न्यूटन, आइजैक न्यूटन बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, जिन्होंने हमें फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन और थर्ड लॉ ऑफ मोशन दिया। लेकिन ये भी जो है तमाम यूनिवर्स इनके लॉज को भी फॉलो नहीं करता। और न्यूटन्स के जो लॉ हैं वो क्लासिकल फिज़िक्स के लॉ हैं,
ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स के लॉ नहीं है क्लासिकल फिजिक्स में, क्लासिकल फिजिक्स के हैं, लेकिन न्यूटन के कुछ लॉ जो हैं वो मॉडर्न फिजिक्स में भी अप्लाई होते हैं और लगाए जाते हैं। तो न्यूटन जो है वो काफ़ी पुराने साइंटिस्ट हैं। ठीक है स्टूडेंट, इसमें जो पूछा जा रहा है हमसे, ये पूछा जा रहा है कि लेज़र इज़ अ फील्ड ऑफ, यानी जो लेज़र है, जो लेज़र लाइट निकलती है वो कौन सी फील्ड से जो है वो ताल्लुक़ रखती है, यानी फिजिक्स की कौन सी फील्ड में इसके ऊपर स्टडी की जाती है। तो आपको पता होगा कि न्यूक्लियर में तो इसकी स्टडी नहीं की जाती, क्योंकि न्यूक्लियर में लेज़र के ऊपर कभी आपने कोई बात सुनी नहीं होगी। ना ही जो है वो सॉलिड स्टेट फिजिक्स में इसके ऊपर बात की जाती है, ना ही सेमीकंडक्टर, ना ही इंसुलेटर और कंडक्टर में। इसके ऊपर जो बात होती है वो एटॉमिक फ़िज़िक्स में होती है, और ये जो है वो एटॉमिक फ़िज़िक्स से ही रिलेट करता है। पॉपुलेशन इन्वर्जन और मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं वो एटॉमिक फ़िज़िक्स में ही आ रही होती हैं। तो लेज़र की जो फील्ड है वो एटॉमिक फ़िज़िक्स से रिलेट करती है। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ रही होगी। तो आपने चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना है ताकि चैनल भी इम्प्रूव कर सके। तो यहाँ पर अब हमारे पास पाँचवा जो है वो ये है कि आवर अर्थ इज़ अ मेंबर ऑफ द। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि हमारा जो अर्थ है वो किसका मेंबर है, यानी हमारा अर्थ भी एक ख़ास सोलर में मौजूद है, एक ख़ास सिस्टम में मौजूद है। तो सिस्टम का नाम बताना है। तो लूनर सिस्टम ये तो बिल्कुल भी नहीं है, ना ही फिज़िकल सिस्टम में है, तो और ना ही कोई केमिकल सिस्टम में है। अब सोलर सिस्टम में है हमारा अर्थ। क्यों? क्योंकि सोलर सिस्टम में आपको पता है कि मुख्तलिफ़ प्लैनेट जो है वो मौजूद हैं, जिसमें जुपिटर भी है और मुख्तलिफ़ प्लैनेट्स हमारे पास हैं। तो हमारा अर्थ भी जो है वो सोलर सिस्टम में है, यानी सन का जो सिस्टम है उसके अंदर हमारा प्लैनेट मौजूद है अर्थ। तो ये सोलर सिस्टम का जो है एक मेंबर है, और जिसमें और भी जो है प्लैनेट मौजूद है सोलर सिस्टम में। अच्छा, एक सवाल और भी आ सकता है आपके पास कि वो ये है कि क्या सोलर सिस्टम में सिर्फ एक ही प्लैनेट है अर्थ और बाकी सारे जो हैं वो स्टार हैं? तो ऐसा नहीं है, सोलर सिस्टम में और भी प्लैनेट हैं। तो स्टार जो है ये हमारे पास मून स्टार होता है, ये बात आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है कि मून जो है वो स्टार है या प्लैनेट। तो मून एक स्टार है। उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आई होगी। तो यहाँ पर जो हमारे पास सही है वो है सोलर सिस्टम बी। अब आ जाए आगे पढ़ते हैं। द फार्मूला ऑफ द डेंसिटी इज़, तो डेंसिटी का फार्मूला क्या है? तो डेंसिटी आपको पता है कि हमारे पास ये चीज़ होती है कि कितने वॉल्यूम में कितना मास मौजूद है, यानी कितने पर यूनिट वॉल्यूम में कितना मास मौजूद है। तो मैंने आपको वैसे ही बता दिया, वेट पर वॉल्यूम नहीं होता, और हाइट पर वॉल्यूम भी नहीं होता, लेंथ पर वॉल्यूम भी नहीं होता। असल होता है मास पर वॉल्यूम, यानी 1 मीटर क्यूब मास में कि 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में कितना मास मौजूद है, इसे जो है वो डेंसिटी कहा जाता है। आपको मैं चीज़ें खुलकर समझाता हूँ, अपने टाइम की परवाह नहीं करता कि मेरा टाइम ज़्यादा जा रहा है। असल में खुल के समझाता इसलिए हूँ कि एक लेक्चर को इतना अच्छी तरीके से मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर दूँ कि आपको दोबारा और लेक्चरों की ज़रूरत ना पड़े, बात समझ में आ जाए। अगर चीज़ें समझ में आएंगी, पढ़ाई समझ में आएगी, आपका इंटरेस्ट भी पढ़ाई में बढ़ेगा, नंबर भी इंक्रीज़ होंगे, और अपनी ज़िंदगी में जो एम है वो हासिल कर पाएंगे। तो इंग्लिश में भी इसी तरह समझाया मैंने आपको, उर्दू में जो मैं ये फ़िज़िक्स पढ़ा रहा हूँ इसको भी इसी तरह समझा रहा हूँ, खोल खोल के, ताकि बात अच्छी तरह समझ में आए। तो अब यहाँ पर 7 जो है हमारे पास ये है कि मैनी कंट्रीज़ यूज़ न्यूक्लियर एनर्जी टू प्रोड्यूस। तो आपको पता है कि बहुत सी कंट्रियाँ जो है वो न्यूक्लियर एनर्जी को इस्तेमाल करती हैं। तो वो क्यों इस्तेमाल करती हैं? अब जंग के लिए भी जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स बनाए जाते हैं। मतलब ये होता है कि अपने दिफा के लिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ जंग के लिए बनाए जाते हैं, अपने दिफा के लिए बनाए जाते हैं कि अगर कोई हमला ना कर सके हमारे ऊपर, हमारे पास न्यूक्लियर वेपन हो तो कोई हम पे दुनिया हमला ना कर सके। तो अक्सर आपने जो है वो न्यूक्लियर वेपन का जो है वो जंग के लिए ही सुना होगा कि भाई जंग के लिए बनाए जाते हैं या दिफा के लिए। लेकिन सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल हो कहाँ रहा है? अब वेपन बना लिया लेकिन उसको इस्तेमाल तो नहीं किया जाता, उसको रख लिया जाता है कि कभी खुदा ना खास्ता हमला हो तो अपने दिफा के लिए मौजूद रहे। तो इस्तेमाल नहीं किया जाता, रख लिया जाता है, सेव कर दिया जाता है बहुत अच्छी तरह से। तो आपको पता होगा कि पाकिस्तान भी एक न्यूक्लियर कंट्री है। तो ये भी सवाल आ सकता है कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर कंट्री है या नहीं। तो पाकिस्तान जो है एक न्यूक्लियर कंट्री है, ठीक है, इसके पास न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद हैं, और पाकिस्तान भी न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल करती है। तो पाकिस्तान न्यूक्लियर एनर्जी और पूरी दुनिया न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल क्यों करती है? इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए, बिजली को बनाने के लिए। तो न्यूक्लियर एनर्जी को हैंडल करना बहुत मुश्किल काम होता है, इसका रिएक्शन जो है वो आगे से आगे बढ़ता रहता है। तो इलेक्ट्रिसिटी इससे जो है वो प्रोड्यूस की जाती है, पूरी दुनिया में ही प्रोड्यूस होती है इलेक्ट्रिसिटी। तो मेटल बनाने के लिए न्यूक्लियर एनर्जी इस्तेमाल नहीं होती, ना ही ईट और ना ही आर्म्स, तो ये इलेक्ट्रिसिटी के लिए इस्तेमाल होती है। अब 8 जो है हमारे पास वो ये है कि द नेम ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट हु वॉज ब्रॉर्न इन बसरा एंड मेड सेवरल डिस्कवरीज ऑन म्यूज़िक वॉस। तो पूछा जा रहा है कि वो कौन से साइंटिस्ट हैं जो कि बसरा में पैदा हुए और उन्होंने बहुत सारी डिस्कवरी की म्यूज़िक में, यानी म्यूज़िक में काफ़ी काम किया और बसरा में पैदा हुए, उन साइंटिस्ट का नाम बताना है।
तो मुस्लिम साइंटिस्ट हैं, तमाम ही साइंटिस्ट यहाँ पे जितने दिए हुए मुस्लिम हैं। तो हमारे पास है अल बैरूनी, तो ये नहीं है। और तीसरे जो है हमारे पास है वो अल ख़वारिज़मी और नासिर उद्दीन तूसी, तो ये भी नहीं है। सही जो है हमारे पास बी है अल किंदी। तो ये वो साइंटिस्ट हैं जो कि बसरा में पैदा हुए और जिन्होंने जो है बहुत ज़्यादा म्यूज़िक में डिस्कवरीज़ की। तो म्यूज़िक तो आपको पता होगा क्या चीज़ होती है, मौसीकी, ये गाना और ये सब जो है म्यूज़िक होते हैं। तो अब है हमारे पास अल ख़वारिज़मी, तो इनके बारे में भी पूछा जा सकता है। तो अल ख़वारिज़मी जो है इन्होंने जो है वो मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा काम किया था। इनको याद रखिएगा ताकि बात समझने में आसानी हो। अब हमारे पास जो 9 है वो ये है कि GUT स्टैंड फॉर, यानी यहाँ पर पूछा जा रहा है कि GUT का मतलब क्या होता है। तो आपने यहाँ पर GUT का जो है वो मतलब बताना है। तो GUT का मतलब होता है ग्रैंड यूनिफिकेशन थ्योरी। तो ये जो है वो एक थ्योरी होती है जिसके ऊपर जो है ये GUT स्टैंड करता है। अब हमारे पास 10 आ जाता है और 10 जो है वो काफ़ी ही ज़्यादा इजी भी है अगर आपने पढ़ा हो। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अवॉर्डेड डॉक्टर अब्दुल कदीर खान विद, यानी यहाँ पर पूछा जा रहा है कि अब्दुल कदीर खान को गवर्नमेंट ने कौन सा एजाज़ दिया, यानी कौन सा जो है वो इनाम दिया। तो निशान हैदर नहीं दिया जा सकता क्योंकि वो ज़िंदा हैं, और निशान हैदर उनको दिया जाता है जो कि जंग लड़ते हुए अपनी जान कुर्बान कर दें। और हिलाल जुर्रत भी नहीं दिया गया, और उन्हें जो है वो निशान इम्तियाज़ भी नहीं दिया गया। तो उन्हें जो दिया गया है वो हिलाल इम्तियाज़ दिया गया है। तो अब्दुल कदीर खान एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं और काफ़ी मशहूर हैं। तो आपने इनके बारे में टीवी में या न्यूज़ में या बहुत सी जगह पर तो सुन ही रखा होगा। तो काफ़ी मशहूर हैं ये। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पर आपको ये 10 इंपॉर्टेंट MCQs मैंने इसमें से निकाले जो कि आपको समझ भी आ गए होंगे। और 1-2 MCQs तो आपने वो भी देखे होंगे जो कि बोर्ड के मॉडल पेपर में भी आए हुए थे। तो ये इंपॉर्टेंट MCQs हैं, आप लोग करिएगा, तैयारी कीजिएगा। मैंने आपको समझाया, इसी तरह से आने वाले में और भी वीडियोस में आपके लिए MCQs जो है वो लाता रहूँगा और इसके बाद दूसरा चैप्टर फिज़िक्स का करवाऊँगा। तो आप देख रहे हैं कि सिर्फ 10 से 15 मिनट की वीडियो में आपकी कितनी अच्छी जो है वो MCQs की तैयारी हो गई विद कॉन्सेप्ट। तो अब आपके सामने ये कभी भी MCQs आएंगे तो आप इजीली जवाब दे देंगे, आपको मुश्किलात नहीं होगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अगर कोई गलती, क्यूरी, डिफ़िकल्टी रह गई हो या कुछ ना समझ में आया हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर जो है स्क्रीन पर आ रहा होगा। और इंग्लिश के नोट्स भी मैंने प्रिपेयर कर लिए हैं, तो वो अगर आपको चाहिए हो क्लास 9 के तो वो भी आप ले सकते हैं मुझसे। नोट्स जो है तमाम एक्सरसाइज के होंगे, तमाम यूनिट्स के होंगे। तो उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आई होगी। अगर कुछ ना समझ में आया तो कांटेक्ट आप ज़रूर कर लीजिएगा। और आखिर में ये कहूँगा कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि सब्सक्राइब करने वालों का रेशो बहुत ही ज़्यादा कम है। अगर 100% बच्चे देख रहे हैं तो 80% सब्सक्राइब नहीं कर रहे, सिर्फ 20%। तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।